नमस्कार बच्चों। क्या आपने कभी चिड़ियाघर में जाकर जिराफ और उसकी लंबी गर्दन को देखा है? इसकी गर्दन लंबी क्यों है? आप इसका उत्तर यहाँ पा सकते हैं। आप जानते हैं कि भिन्नता उनके माता-पिता की तुलना में संतानों के पात्रों में अंतर है और इसे प्राप्त या विरासत में लिया जा सकता है। जीवों में एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया के रूप में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास के रूप में जाना जाता है। मैं गीता हूँ और इस वीडियो में कक्षा 10वीं जीव विज्ञान से आनुवंशिकता और विकास पाठ से विकासवादी सिद्धांत विषय पेश करेंगे। जीवों में प्रजनन के दौरान विविधताएं विकसित होती हैं। यौन प्रजनन और डीएनए प्रतिलिपि त्रुटियों के कारण एक जनसंख्या में संतान भिन्नता होती है। प्राकृतिक चयन की प्रतिक्रिया के रूप में कई पीढ़ियों में विशिष्ट वर्णों में परिवर्तन के कारण नई प्रजातियों का निर्माण विकास कहलाता है। प्राकृतिक परिवर्तनों की व्याख्या लेमार्क और डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकास के सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। भृंग आबादी में विविधताएं, अधिग्रहित और विरासत में मिले पात्र और विकास, लेमार्कवाद, तत्वज्ञानी। मुख्य शब्द: विविधताएं, विकास, भ्रग, आनुवंशिक बहाव, लेमार्कवाद, तत्वज्ञानी, प्राकृतिक वर्ण। आइए विकास पर अवधारणा मानचित्र देखें। भ्रंग जनसंख्या में विविधताएं। आइए हम कीटों की संख्या में भिन्नता के परिणामों का अध्ययन करने का प्रयास करें। हरी पत्तियों पर झाड़ियों में रहने वाले 12 भृंगों के समूह पर विचार कीजिए। उनकी जनसंख्या यौन प्रजनन द्वारा बढ़ेगी तथा जनसंख्या में भिन्नताएं उत्पन्न होगी।
कौवे लाल भृंग खाते हैं और उनकी आबादी धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रजनन के दौरान एक रंग भिन्नता उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप हरे रंग के भृंग होते हैं। इसके अलावा यह हरे रंग का बिटल अपने रंग को अपने संतानों को देता है और सभी संतान हरे रंग के दिखाई देते हैं। कौवे झाड़ियों की हरी पत्तियों पर हरे रंग के भृंग नहीं देख सकते हैं और इसलिए कौवे उन्हें नहीं खा सकते हैं। लेकिन कौवे लाल भृंग को देख सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। परिणाम स्वरूप लाल भृंग की तुलना में अधिक से अधिक हरे भृंग होते हैं जो उनकी संख्या में कम हो जाते हैं। हरे रंग की भिन्नता ने लाल भृंगों की तुलना में हरे भृंगों को जीवित रखने का लाभ दिया। दूसरे शब्दों में यह स्वाभाविक रूप से चुना गया था और कौवे द्वारा किया गया था। कौवे अधिक लाल भृंग खाते हैं और आबादी में हरी भृंग की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्राकृतिक चयन बिटल आबादी में विकास को निर्देशित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भृंग आबादी में अनुकूलन होता है ताकि वह अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से हो सकें। एक अन्य स्थिति में संतान में फिर से रंग भिन्नता होती है जिसके परिणामस्वरूप लाल भृंग के बजाय नीले रंग के भृंग होते हैं। नीला रंग सभी संतानों को दिया जा सकता है। कौवे हरे रंग की पत्तियों पर नीले रंग के और लाल भृंग भी देख सकते हैं। इसलिए कौवे लाल और नीले रंग के भृंग दोनों खा सकते हैं। इस मामले में हरे रंग के भृंग जैसे नीले रंग के भृंग के लिए कोई अस्तित्व लाभ नहीं है। एक परिदृश्य में प्रारंभिक आबादी में कुछ नीले भृंग और अधिक लाल भृंग हैं। इस समय एक हाथी भृंग के साथ झाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है और अधिकांश भृंगों को मार देता है। संयोग से केवल कुछ नीले भृंग बच गए और नीले भृंग की आबादी धीरे धीरे बढ़ गई। इस प्रकार कभी कभी जनसंख्या की कुछ विशेषताओं में परिवर्तन दुर्घटनावश रूप से हो सकता है। विशेषताएं जीनों द्वारा शासित होते हैं और छोटी आबादी में जीन का आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इसे आनुवंशिक बहाव के रूप में जाना जाता है और यह जनसंख्या में विविधता प्रदान करता है। एक अन्य मामले में भृंग आबादी बढ़ रही है, लेकिन
अचानक झाड़ियों को पौधे की बीमारी से प्रभावित किया गया और भृंगों को कम खाद्य सामग्री मिली। तो भृंग खराब पोषित होते हैं और भृंगों का वजन कम हो जाता है। फिर भी उनकी आनुवंशिक सामग्री डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ समय के बाद पौधे की बीमारी समाप्त हो जाती है और झाड़ियाँ स्वस्थ हो जाती है और बहुत सारी पत्तियाँ स्वस्थ भृंग आबादी को भी बहाल करती है। अधिग्रहित और विरासत में मिले चरित्र और विकास रोगाणु कोशिकाएं प्रजनन ऊतक में पाई जाती है। यदि भुखमरी के कारण मृगों का वजन कम हो जाता है तो इससे रोगाणु कोशिकाओं का डीएनए नहीं बदलेगा। कम वजन एक विरासत में मिली विशेषता नहीं है जो संतान में पारित होती है। भले ही भुखमरी के कारण भृंगों की कुछ पीढ़ियां अपना वजन कम कर ले, तो यह विकास का एक उदाहरण नहीं है, क्योंकि परिवर्तन पीढ़ियों से विरासत में नहीं मिला है। गैर प्रजनन ऊतकों में परिवर्तन को रोगाणु कोशिकाओं के डीएनए पर पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान किसी व्यक्ति के अनुभव को संतान पर पारित नहीं किया जा सकता है और विकास को निर्देशित नहीं कर सकता है। लोमार्कवाद। जिन बैप्टिस्ट लेमार्क वह पहला व्यक्ति था जिसने विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सोचा कि इतिहास में किसी समय एक जिराफ का आकार हिरण आकार के बराबर था। जमीन पर खाद्य सामग्री की कमी और पेड़ों की निचल शाखाओं तक पहुंचने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन खींचने लगा। गर्दन के लगातार खींचने के कारण कई पीढ़ियों के बाद जिराफ ने लंबी गर्दन विकसित की। जीवनकाल में विकसित होने वाले ऐसे लक्षणों को अर्जित वर्ण कहा जाता है। लेमार्क ने प्रस्तावित किया कि ये अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में संतानों को पारित हो जाता है। लेमार्क ने अर्जित लक्षणों की विरासत के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उदाहरण के लिए जिराफ में गर्दन और अग्रभाग का विस्तार
लेकिन ऑगस्टस विजमैन ने इस सिद्धांत का एक प्रयोग द्वारा परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने माता-पिता के चूहों की पूंछ को हटा दिया और देखा कि उनकी संतान सामान्य थे और उनके पूंछ थी। उन्होंने 22 पीढ़ियों के लिए प्रयोग दोहराया, लेकिन फिर भी संतान पूंछ के साथ सामान्य थी। उन्होंने साबित किया कि शारीरिक परिवर्तन विरासत में नहीं मिलते और नहीं संतानों में जाते हैं। डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का प्रस्ताव किया, जो विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तावित किया। चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने 5 साल तक HMS बीगल जहाज पर एक यात्रा की। उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह का दौरा किया, वनस्पतियों और जीवों का अवलोकन किया और कई साक्ष्य एकत्र किए। डार्विन ने गैलापागोस द्वीपों में संरचना में विविधता के साथ संबंधित फिंच पक्षियों के एक छोटे समूह का अवलोकन किया। डार्विन सर चार्ल्स लायल द्वारा लिखित पुस्तक भूविज्ञान के सिद्धांत से प्रभावित थे। लॉयल ने सुझाव दिया कि भूवैज्ञानिक परिवर्तन एक समान दर से होते हैं, लेकिन डार्विन इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि बड़े परिवर्तन छोटे परिवर्तनों के संचय के कारण होते हैं। डार्विन जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध में लिखे गए प्रसिद्ध माल्थस सिद्धांत से भी प्रभावित थे। माल्थस ने देखा कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है, जबकि खाद्य स्रोत अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि करते हैं। इन विचारों के आधार पर डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इसका अर्थ है कि प्रकृति केवल यह तय करती है कि कौन सा जीव जीवित रहना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए, और इसे सर्वश्रेष्ठ की जीवित रहने की क्षमता कहा जाता है। उपयोगी लक्षणों वाले जीव जीवित रहेंगे और अनुपयोगी लक्षणों वाले जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे या उनके पर्यावरण से समाप्त हो जाएंगे। अल्फ्रेड रसेल वालेस ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि प्राकृतिक चयन ने नई प्रजातियों की उत्पत्ति में योगदान दिया।
उदाहरण के लिए कौवे द्वारा खाए गए लाल भृंग के मामले में आबादी धीरे धीरे समाप्त हो गई या पर्यावरण से समाप्त हो गई। लेकिन साथ ही हरी पत्तियों पर मौजूद हरी भृंगों पर कौवों की नज़र नहीं थी। इसलिए हरी भृंग पर्यावरण में जीवित रहे और उनकी जनसंख्या प्राकृतिक चयन के कारण धीरे धीरे बढ़ गई। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयन के बारे में जर्नल ऑफ लिनियस सोसाइटी में एक लेख प्रकाशित किया। इसके बाद ही डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रजातियों का उद्गम प्रकाशित की। डार्विन के सिद्धांत की अभिधारणाएं। किसी जीव की आबादी का कोई भी समूह विविधताओं को विकसित करता है और समूह के सभी सदस्य समान नहीं होते हैं। विविधताएं माता पिता से संतानों तक वंशानुगत रूप से पारित की जाती है। प्राकृतिक चयन से संतानों की अधिकता किसी भी आबादी में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष का कारण बनती है। विविधताओं वाले व्यक्ति जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं और कम उपयोगी विशेषताओं वाले जीवों की तुलना में अधिक संतान पैदा करते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है, जीव अनुकूलन करता है और नए जीवन की स्थितियों के अनुसार बदलता है। एक लंबी अवधि में एक जीव की प्रत्येक प्रजाति इतने सारे परिवर्तन जमा कर सकती है कि यह एक नई प्रजाति बन जाती है, जो मूल प्रजातियों के समान लेकिन स्पष्ट रूप से अलग होती है। डार्विन के सिद्धांत की कुछ सीमाएं और आपत्तियां हैं। सिंथेटिक सिद्धांत और उत्परिवर्तन सिद्धांत जैसे कई नए सिद्धांतों प्रस्तुत किए गए हैं।